बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिलाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स को कहा जाता है, यानी टॉन्सिल्स की जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब ये टॉन्सिल्स होते कहाँ पे हैं? तो हमारी जो ओरल कैविटी है उसके बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से पे, और जहाँ से हमारा थ्रोट स्टार्ट होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में ये टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। टॉन्सिल की बहुत सारी किस्में हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती है, क्या अलामात होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर इसके ऐन वक्त पे इलाज ना किया जाए तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जब भी टॉन्सिल्स डेवलप होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है। टॉन्सिल्स क्या होते हैं? तो टॉन्सिल्स लिम्फाइड टिश्यूज को कहा जाता है, लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। लेकिन जब हम टॉन्सिलाइटिस की बात करते हैं तो मैंने कहा कि टॉन्सिलाइटिस की बहुत सारी किस्में हैं। टॉन्सिल्स की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि पेलेटाइन टॉन्सिल्स है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स है, ट्यूबल टॉन्सिल्स है, लिंगुअल टॉन्सिल्स है। लेकिन जब भी हम टॉन्सिलाइटिस की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम पेलेटाइन टॉन्सिल्स की बात करते हैं, और जब पेलेटाइन टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो उस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस जो है वो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस भी होती है और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस भी होती है, जो कि हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो टॉन्सिलाइटिस है उसकी क्या क्या काजेज है, क्या वजूहात है। टॉन्सिलाइटिस जो मोस्ट कॉमन काज है वो है वायरल इन्फेक्शन, यानी सबसे ज़्यादा जो टॉन्सिल्स डेवलप होने की वजह बनती है वो वायरसेस बनते हैं। जो कि मोस्ट कॉमन वायरस है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। उसके अलावा पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, रोहिनो वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, बहुत सारे वायरसेस है जो कि टॉन्सिल्स को डेवलप करते हैं। 50 to 80% जो काज होता है, जो वजह बनती है टॉन्सिलाइटिस की, वो वायरल इन्फेक्शन होता है। लेकिन आजकल अगर हम देखते हैं, जब भी किसी पेशेंट को टॉन्सिल्स डेवलप होता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है या डॉक्टर के पास ना भी जाता हो, उसको थोड़ी बहुत मेडिकल की नॉलेज है तो वो सीधा एंटीबायोटिक्स का स्टार्ट करता है, एंटीबायोटिक लेनी शुरू करता है। यही एक वजह है कि आजकल के लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। जो एंटीबायोटिक इजीली काम कर रही होती है उसको हम हाई डोज में देते हैं, हाई डोज नहीं होती है तो फिर हम कोई दूसरी जनरेशन की एंटीबायोटिक देते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमें पता होने के बावजूद भी कि एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स जो है वो यूजलेस है। तो जब हमें पता है वायरल इन्फेक्शन है, उसके बावजूद भी हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो टॉन्सिलाइटिस जो है 50 to 80% केसेस में वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, लेकिन फिर भी हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो वजह है वो वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन 15 to 30% केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी एक वजह बन सकती है, जो जिसमें एंटीबायोटिक्स जो है वो काम करती है। अब कौन सी बैक्टीरिया है जो कि टॉन्सिलाइटिस काज करती है? तो बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीनस कहते हैं। अब और भी बैक्टीरियाज है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, स्टेफोरियस है, ये भी टॉन्सिलाइटिस काज करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। 15 to 30% काज जो है टॉन्सिलाइटिस का वो बैक्टीरिया है, और 50 to 80% काज जो है वो वायरल इन्फेक्शन है। काजेज़ के बाद अगर हम बात करें कि इसके क्या अलामात होते हैं, जब भी किसी को टॉन्सिल्स डेवलप होते हैं, टॉन्सिलाइटिस होता है तो उसमें क्या अलामात होते हैं? तो सबसे पहले बुखार शुरू होता है, सोर थ्रोट होता है, उसके साथ खाना खाने में तकलीफ होती है, जिसको हम डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग या डिस्फेजिया भी कहते हैं। और समटाइम जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो थ्रोट में पेन होता है, जिसको हम पेनफुल स्वॉल्विंग कहते हैं। और लिम्फ नोड्स जो है, स्पेशली एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो है वो भी इनलार्ज्ड हो चुके होते हैं। ये प्रेजेंटेशन है, लेकिन जब हम एग्जामिन करते हैं ओरल कैविटी को तो हमें रेड इनलार्ज्ड इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स हमें नजर आते हैं। ये कुछ एक इसकी प्रेजेंटेशन है कि पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो किस तरह की अलामात के साथ आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, कि कैसे इसका इलाज कैसे मुमकिन है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 50 to 80% जो वजह बनती है टॉन्सिलाइटिस की वो वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन है तो इस तरह के पेशेंट्स में हम सबसे पहले हमें उनको एजुकेट करना चाहिए, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। उनको कहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम डिहाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, और गरारे करें। ये जो है एजुकेट करना एक डॉक्टर को बड़ा ज़रूरी होता है पेशेंट्स को, क्योंकि मैंने कहा कि 50 to 80% वजह बनती है वायरल इन्फेक्शंस। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, सीधा एंटीबायोटिक से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हमें पता चल जाए कि ये बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है तो तब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं।
उसमें जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक होती है वो पेनिसिलिन वी जो है वो होती है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन बी ग्रुप से जो है, यानी इन शॉर्ट पेनिसिलिन ग्रुप से जो है, सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊं तो पेनिसिलिन ग्रुप से अगर किसी को एलर्जी है तो तब हम फिर मैक्रोलाइड्स की तरफ जाते हैं। स्पेशली क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है, ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जब भी इस तरह के पेशेंट्स टॉन्सिल्स के साथ आए तो पहले आपने उनको एजुकेट करना है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन काज, और उसके बाद फिर आप एंटीबायोटिक्स की तरफ जा सकते हैं। अगर एजुकेशन और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बाद काम ना आए तब आप एंटीबायोटिक्स की तरफ जा सकते हो, जिसमें मैंने बात की कि पेनिसिलिन ग्रुप से आपने स्टार्ट करना है। अगर वो भी काम नहीं कर रही, मींस कि उसने पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किए, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो चुकी है, तब हम फिर मैक्रोलाइड्स की तरफ जाते हैं, जिसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है और साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो पहले सपोर्टिव ट्रीटमेंट और उसके बाद एंटीबायोटिक्स के अलावा हम एंटीपायरेटिक्स देते हैं और एनाल्जेसिक्स देते हैं। लेकिन जब भी वायरल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड होता है तो पेशेंट की एजुकेशन मस्ट है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपने देनी होती है, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करना होता है। एंटीपायरेटिक्स भी दे सकते हो क्योंकि फीवर को सेटल डाउन करना होता है, और साथ आप एनाल्जेसिक्स, ताकि जो पेनफुल स्वॉल्विंग वगैरह है उससे बचा जा सके। तो कुछ इस तरह से टॉन्सिलाइटिस की ट्रीटमेंट की जाती है। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो कॉम्प्लिकेशन, सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आप एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है और उसको एन वक्त पे इलाज नहीं करते हो तो ये फिर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में चला जाता है। वहाँ पे फिर अगर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में, तो तब फिर आपने टॉन्सिलेक्टमी की तरफ जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशंस है? उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन है क्विंसी, जिसको कहते हैं हम प्री टॉन्सिलर एब्सिस कहते हैं। ये भी बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है टॉन्सिलाइटिस की। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, पेशेंट को कब हॉस्पिटलाइज करोगे? कि मतलब आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी, एंटीबायोटिक्स दी, उससे भी काम नहीं होता, फिर भी कंसिस्टेंटली पेशेंट आपके पास आ रहा है टॉन्सिलाइटिस के साथ, तो अब आपने ज़रूरत है हॉस्पिटल एडमिशन की। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, जिसको आपने जहन में रख के इस पेशेंट को एडमिट करना होगा कि जी हाँ, इसको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है? सबसे पहले, अगर पेशेंट जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, नंबर वन चीज़ ये है। पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, दूसरी वजह यह है जिसमें हॉस्पिटल एडमिशन की। तीसरी वजह है स्टेराइडर है, जिसको नॉजी ब्रेथ जिसको कहते हैं। चौथी जो है वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। अगर ये 3 से 4 चीज़ें अगर किसी पेशेंट में है तो तब फिर हॉस्पिटल एडमिशन बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप फिर कंसीडर कर रहे हो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, और फिर आपको वहाँ पे टॉन्सिलेक्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी बातें थी अबाउट टॉन्सिलाइटिस। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।